नाजरीन, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हमारी तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। ब्लैक को दबा दें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डॉक्टर बशारत आपका होस्ट एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। आज हम जो है एक और मौजू पर बात करेंगे जो कि पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है हर टीवी चैनल पे, हर अखबार में, और वो है जो फ्लड्स आजकल आए हुए हैं और जिससे कि बहुत ज़्यादा तबाही हुई है मुल्क में। इसके ऊपर जो है हम राय लेंगे मुख्तलिफ लोगों की, जिसमें कि गाजी खान साहब हमारे साथ होंगे अमेरिका से, जो कि वहाँ पर कैलिफोर्निया में रहते हैं और उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इस तरह की चीज़ों में। और हम उनके साथ पहले भी 2 वीडियोस रिकॉर्ड कर चुके हैं सैलाब से मुतल्लिक, जिसमें इन्होंने बहुत अच्छी अपनी राय दी थी, रिकमेंडेशंस दी थी कि वहाँ पर ऐसे इलाकों में सैलाब की प्रिवेंशन के लिए क्या करना चाहिए, बाद में रिहेबिलिटेशन के लिए क्या करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है आज हम इसके बारे में इनसे एक बहुत ज़रूरी और मौजू पर बात करेंगे कि अब जो रिहेबिलिटेशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो ये है कि उन लोगों को किस तरीके के मकान दिए जाएं और किस तरीके से आगे उनसे बात की जाए। तो आज की पहली जो एक और बड़ी खबर है आज के अखबार में, वो भी हम डिस्कस करते हैं। उसमें यह है कि बारिश और सैलाब, हंगामी हालत, इलेक्शन कमीशन का मुल्क भर में तमाम ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी करने का ऐलान। यानी इतनी संगीन सूरत हाल है कि ज़िमनी इंतखाबात भी जो है मुलतवी कर दिए गए हैं। तो अब ये इसमें कोई लोग तो ये कहते हैं कि 33% ऑफ पाकिस्तान हैज़ बीन अफेक्टेड बाय दीज फ्लड्स, और बहुत बड़ी तबाही आई है जिसमें कि लोगों के घर तबाह हो गए हैं, जिसमें कि 1300 से ज़्यादा लोगों की अमवात हो चुकी हैं सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक, जिसमें कि जो है हज़ारों मकान जो है वो ढह गए हैं, बह गए हैं, लोगों का सामान बह गया है, कोई 7 से 10 लाख के करीब मवेशी जो है वो बह गए हैं, और जो है तमाम खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं, बहुत सारे गोदाम तबाह हो गए हैं जिसमें कि ये रखा हुआ था अनाज, और इस तरह के बहुत सारे नुकसानात हुए हैं जानी माली। तो और फिर बहुत जगह पे पानी अभी खड़ा हुआ है, लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं बेयारो मददगार। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, क्या काम होने चाहिए, घर किस तरह के बनने चाहिए? तो आइए गाजी खान साहब की तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं। वो टू यू गाजी खान साहब। शुक्रिया डॉक्टर बिशारत। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करूंगा कि जब तूफान की जब फ्लड्स वगैरह आते हैं तो उसमें जो रिहैबिलिटेशन का काम है उसमें एक हमने काफ़ी सारी वीडियोस की हैं इससे पहले भी आपके साथ, जिसमें हमने प्रिवेंशन के तरीकाकार बताए हैं कि कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, इंसानी जानों को बचा सकते हैं। उसके बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जब शुरू होती हैं तो उसमें सबसे प्रायोरिटी पे क्या क्या ज़रूरत है और उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं। उनको फूड के लिए, कपड़ों के लिए, सैनिटेशन के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। लेकिन इसके बाद एक बहुत बड़ा मसला आने वाला है, बल्कि दो मसले आने वाले हैं। उसने पहला मसला ये है कि उनकी आबादकारी के लिए उनके मकानों को कैसे बनाया जाए। इसमें दो तीन चीज़ें मद्देनजर रखनी चाहिए जब हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। पहले तो ये है कि जहाँ लो लैंड एरियाज हैं या दरिया की जहाँ गुजरगाह है या डेल्टा है या वो इलाका जहाँ जो निशेबी इलाका है, वहाँ पर मकान अव्वल तो बनाने ही नहीं चाहिए। पानी को इजाज़त देनी चाहिए कि वो गुजर जाए। अगर आप पानी को रोकेंगे और वहाँ शहर और गांव आबाद करेंगे तो जाहिर है जब पानी जोर से आएगा और पीछे से बड़ा रेला आएगा तो वो उसको तबाह कर देगा, जो हो रहा है। उसका इलाज जो है बेसिकली उसकी तरफ अगर हम अभी नहीं आ रहे, क्योंकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 30 दिन का पानी होता है, इकट्ठा होता है तमाम डैम्स में। अगर हमने नए डैम बनाए होते, हमारे पास 400 500 या 800 दिनों का पानी इकट्ठा हुआ होता तो हम बहुत आसानी के साथ फ्लड का पानी उधर डाइवर्ट कर देते। लेकिन चूंकि ऐसी सूरत हाल नहीं है, इसलिए जो मौजूदा हालत है इसमें हमने देखना है कि हम इस वक्त क्या कर सकते हैं फौरी तौर पर। गाजी साहब, यहाँ मैं ज़रा इंटरप्ट करूंगा आपको, थोड़ा सा मैं इस पे अपडेट कर दूं कि हमने बहुत सारे डैम्स बनाए थे बलूचिस्तान में, और वो डैम्स जो हैं, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में एक ये बहुत बड़ी एक बदकिस्मती है कि करप्शन बहुत ज़्यादा है, स्पेशली कंस्ट्रक्शन के कामों में बहुत होती है।
उसमें जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया वो जो है लो ग्रेड मटेरियल इस्तेमाल हुआ, और वो उसमें पैसे खाए गए। बलूचिस्तान के में और बाकी सूबों में भी जो काम किया जाता है, इस तरह के सिविल वर्क्स होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा करप्शन की जाती है। वो जो डैम्स थे उसमें से भी 60% वो तबाह हो गए हैं इस फ्लड के पानी से। ये एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है, बट दिस इज अ फैक्ट। फैक्ट के डैम्स बनाए गए थे। 100 डैम्स का एक PC1 तो अभी अप्रूव हुआ है, जो कि अभी बनने शुरू होने थे या हो गए थे। तो ये बात नहीं है कि डैम्स बनाए नहीं थे, बनाए थे छोटे डैम्स, लेकिन ये है कि वो सहार नहीं सके इस पानी को, क्योंकि उनकी जो कंस्ट्रक्शन थी वो एज पर स्पेसिफिकेशंस नहीं की गई थी। उसमें मटेरियल नाकिस इस्तेमाल किया गया था, करप्शन की गई थी। ये एक अलग मसला है जिसके ऊपर हम एक और वीलॉग करेंगे कि इसका इलाज क्या है और कैसे हम इसको फूल प्रूफ कर सकते हैं, और मॉनिटरिंग सिस्टम इसका कैसा होना चाहिए, चेकिंग एंड बैलेंसिंग सिस्टम कैसा होना चाहिए, ये बात की बात है। अब हमें देखना ये है कि जो करंट सिचुएशन है इसमें रिहैबिलिटेशन के लिए हमें एक ऐसा तरीकाकार चाहिए जो इंतहाई सस्ता हो, और रॉ मटेरियल के लिए हमें किसी मुल्क से इंपोर्ट ना करना पड़े। यहाँ लोकल हमारे पास रॉ मटेरियल ऐसा होना चाहिए जिसे हम इस्तेमाल कर सकें। चुनाचे इस सिलसिले में मैंने कुछ रिसर्च की है और वो रिसर्च मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। तस्वीरों के जरिए मैं कुछ चंद तस्वीरें आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। ये चंद स्लाइड्स आप देख लें और उसके साथ मैं इसकी कमेंट्री भी साथ में कर देता हूँ। ये है स्ट्रॉ बेल होम्स, जो है ये हम बना सकते हैं। आप जानते हैं जब भी फसलें यहाँ खड़ी होती हैं तो फसलों के बाद हमारे पास स्ट्रॉ बेल्स होते हैं। इसकी स्ट्रॉ होते हैं तो स्ट्रॉ को हम बेल्स की शक्ल में इकट्ठे कर लेते हैं। तो ये दुनिया का सबसे सस्ता तरीन तरीका है सस्टेनेबल लिविंग के लिए कि आप ऐसे घर बनाएं। और आप हैरान होंगे कि ये स्ट्रॉ बेल के घरों को आग नहीं लगती, इसलिए कि वो उनको इस तरह मजबूती से उनके बेल्स बनाई जाती हैं कि उसमें ऑक्सीजन अंदर नहीं जाती। तो ऑक्सीजन के ना होने से उसकी ऊपर की सतह जल सकती है लेकिन आग अंदर तक ट्रेवल नहीं करती, लिहाजा ये फायर प्रूफ भी होते हैं। और ये घर जो है चंद दिनों में बनाए जा सकते हैं, सिर्फ आपके पास जमीन होनी चाहिए। अब जो रिहैबिलिटेशन का मसला यहाँ आएगा लोगों की आबादकारी का, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि लोकल वसाइल को इस्तेमाल करते हुए लोकली आपके पास बहुत सा स्ट्रॉ बेल आपको दूसरे सूबों से मिल जाएगा जहां जो अभी इफेक्ट नहीं हुए, क्योंकि बारिशें तो तकरीबन सारे पाकिस्तान में हुई हैं। फ्लड का एक पैसेज है, एक रेला है, लेकिन उस पैसेज से बाहर के जो इलाके हैं वो सारे के सारे अभी खुश्क हैं। वहां आपको आसानी के साथ बहुत सस्ता स्ट्रॉ बेल मिल जाएगा। मैं इसके साथ आपको अगली तस्वीर दिखाने लगा हूं। यहाँ देखिए, ये एक कुछ दो आदमी लगे हैं, उन्होंने ईंटों की बजाय ये चंद स्ट्रॉ बेल्स लगा के और उसमें लकड़ी की खिड़कियां लगा रखी हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि ये मौसमी असरात से, यानी सर्दी और गर्मी से आपको महफूज रखेगा। शदीद गर्मी हो या शदीद सर्दी हो, बर्फ भी गिर रही हो, तो अंदर आपका गर्म रहेगा। और अगर ये ठंडे गर्मियों के दिन हैं तो तेज से तेज सूरज की तपश भी इसको कुछ नहीं कहेगी। नॉर्मली यहाँ अमेरिका में जो घर इस तरह के बनाते हैं एक्सपेरिमेंटल होम्स, उसमें जो वो होता है ना, वो चिकन की मैश, जिसको मुर्गे जिसमें आप पालते हैं, वो जो जाली होती है मुर्गों वाली जाली, ये इसके ऊपर चढ़ा देते हैं। इसके ऊपर बेल्स के ऊपर, ये जो स्ट्रॉ बेल के ऊपर ये जब इसको कवर कर देते हैं तो उसके ऊपर ये इसका ग्राउट जो है या उसका जो स्प्रे है सीमेंट का, उसके ऊपर वो लगा देते हैं। उसका फायदा ये होता है कि ये फिर ये सीमेंट के घर नजर आते हैं देखने में, लेकिन इसके अंदर जो इंसुलेशन होती है ये स्ट्रॉ बेल की होती है। तो ना तो इन घरों को आग लगती है, ना ये इतने नुकसानदेह होते हैं। अगर इवन जलजला भी आ जाए तो भी ये किसी को ज्यादा भारी नुकसान नहीं करते, क्योंकि ये बेल्स बहुत हल्की होती हैं। और इसको रीइंफोर्स करने के लिए लोहे की सलाखें इसके आर पार ऊपर से नीचे दाखिल कर दी जाती हैं। मैं अगली तस्वीरों में आपको शो करता हूं उसको। ये देखिए, जैसे ये इसकी छत डालने लगे हैं इस मकान की,
स्ट्रॉ बेल्स में। इसमें उन्होंने, आप देख सकते हैं, खिड़कियां भी लगी हैं, दरवाजे भी लगे हैं, छत तक पहुंच गए हैं। अब छत के ऊपर ये इसके ऊपर जो है इसको छत डाल देंगे तो ये एक स्ट्रॉ बेल जो है ये चंद दिनों में तैयार हो जाएगा इसमें लिए। और इसका जो रॉ मटेरियल इतना सस्ता है कि गरीब से गरीब आदमी इसको अफोर्ड कर सकता है। और रिहेबिलिटेशन वर्क के लिए जब आपको इनकी जरूरत पड़ेगी तो ये बेहतरीन शेल्टर होम बनेंगे। ये बिलाशुबा ये फ्लड का मुकाबला तो नहीं कर पाएंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस वक्त हालात के पेश नज़र, मौजूदा हालात के पेश नज़र, आप इन घरों को आराम से कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आप समझते हैं कि ये पैसेज में आ रहे हैं तो इनको उठा के रिकंस्ट्रक्ट भी किया जा सकता है, रीलोकेट भी किया जा सकता है। यहाँ देखिए सस्टेनेबल ये घर है, इसमें राइट साइड वाली तस्वीर जहां आप देख रहे हैं कि ये आदमी इसमें सीमेंट कर रहा है इसके ऊपर, यानी स्ट्रॉ बेल्स के ऊपर ये सीमेंट कर रहा है और ये सीमेंटेड घर नजर आएंगे देखने में। यहाँ इस तस्वीर में आप देखते हैं कि ये आदमी छत इसकी डाल रहा है। छत में के दरमियान में जो इसके पैनल्स हैं इसके अंदर स्ट्रॉ बेल को फिक्स कर रहा है ताकि ये घर जो है गर्मियों में ठंडे रहें। और ये राइट साइड वाली तस्वीर में आप देखेंगे यहाँ उन्होंने जाली इसके ऊपर लगाई हुई है। ये स्ट्रॉ बेल की बनी हुई है लेकिन स्ट्रॉ बेल के ऊपर उन्होंने जाली लगा के उसको शेप दे दिया, उसके बाद इसके ऊपर वो सीमेंट कर देंगे। इससे अगली स्लाइड में देखिए कि यहाँ उन्होंने जाली लगाई हुई है और ये खिड़की के साथ वो और जाली इंस्टॉल कर रहे हैं और उसको शेप दे रहे हैं। और राइट साइड पे देखें कि उन्होंने ये एक बाथरूम बनाया है और यहाँ भी आराम के साथ उसके साथ एक मॉडर्न उसकी लुक दे दी हुई है। ये घर इंतहाई सस्ते, हवादार रखे जाते हैं और इसमें खर्चा भी ना होने के बराबर है और हर बंदा इसको अफोर्ड कर सकता है। इस तस्वीर में भी आप देखिए कि ये राइट साइड वाला घर है, इसमें छत डल चुकी है। और लेफ्ट साइड वाला घर जो है इसमें वो प्लास्टर जो है, ये सीमेंट जो है ये इन्होंने कर दिया खिड़कियों के नीचे और बाकी का अभी होना बाकी है। ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखा रहा हूँ सारी चीजें। यहाँ देखिए कि ये इन्होंने पैनल्स बना दिए हैं ऊपर वाली तस्वीर में, जहाँ कर्सर आप देख रहे हैं कि ये पैनल्स उन्होंने बना दिए हैं लकड़ी के और उसके ऊपर उसके दरमियान में उन्होंने स्ट्रॉ बेल फिक्स कर दिए हैं। ये पैनल्स कहीं भी खड़े किए जा सकते हैं और कहीं भी इसको रीलोकेट किया जा सकता है। और जब आप देखें दूसरी तस्वीर में तो यहाँ भी आप देखिए कि स्ट्रॉ बेल जो है इसका उन्होंने स्ट्रक्चर तैयार किया है, यहाँ आर्च शेप में दी हुई है राइट साइड पे। ये भी आप जो है स्ट्रॉ बेल इस तरीके से भी इसको गोलाई में भी लगा सकते हैं, जैसे छत का डिजाइन आप चाहें पहाड़ी इलाकों में अगर आप इस तरह का चाहें तो ये इस तरह का भी इसलिए बना सकते हैं कि इसके ऊपर वेट ना पड़े बर्फ की वजह से। इस तस्वीर में आप देखेंगे लेफ्ट साइड पे कि ये इस पे ऊपर सीमेंट की प्लास्टरिंग इसकी हो रही है इस घर की, लेकिन इसके अंदर सारा का सारा जो है ये स्ट्रॉ बेल का बना हुआ है। ये इसका ये है कि इसको जो इसकी जो मिट्टी इसमें इस्तेमाल होती है इसको क्या कहते हैं, कोब, COB। तो ये एंशिएंट टेक्नोलॉजी, पुरानी टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या करते हैं कि क्ले लेते हैं, आम मिट्टी, स्ट्रॉबेल, सैंड, वाटर एंड अर्थ, इन चीजों को आपस में ये मिलाते हैं मिक्स करके, तो इसके ऊपर इसकी प्लास्टरिंग कर देते हैं। तो ये जो प्लास्टरिंग होती है, इसका प्लस्तर जो होता है ये इस चीज का करते हैं, तो ये एक मजबूत घर इस तरीके से बन जाते हैं और ये काफी हद तक वाटरप्रूफ भी होते हैं। आगे इसकी जो टेक्निकल डिटेल है ये भी देख सकते हैं आपके लेफ्ट साइड वाली तस्वीर में, जहां उन्होंने स्ट्रॉबेल लगाई है इसके ऊपर उन्होंने लोहे की जो सलाखें हैं वो ठोक दी हुई हैं। ये नीचे जो सीमेंट का हिस्सा है यहाँ उन्होंने सलाखें लगाई हुई हैं, सलाखों के ऊपर ये प्रोत देते हैं जो है इसके स्ट्रॉ बेल को, ताकि स्ट्रॉ बेल अपनी पोजीशन बरकरार रखें, हिले नहीं। और यहाँ से फिर उसके ऊपर बाहर से आउटसाइड से ये उन्होंने प्लास्टरिंग की हुई है। ये इसका क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है और राइट साइड पे भी आप इसका क्रॉस सेक्शन देख सकते हैं कि ये देखिए मुर्गों वाली जो जाली है वो उन्होंने ऊपर लगाई हुई है स्ट्रॉ बेल के ऊपर और उसके ऊपर वो प्लास्टरिंग कर रहे हैं। ये इसकी ड्राइंग्स हैं जो, और उसके फ्रंट पे आप राइट से पे प्लास्टर देख रहे हैं, ये स्ट्रॉ बेल हैं और स्टील बार इसमें दी हुई हैं।
प्लेट्स दी हुई हैं और सीलिंग प्लेट ऊपर दी हुई है। इनको ज्यादा हवादार कैसे किया जा सकता है, वाटर वेपर कैसे आएंगे, कहाँ से कंडेंसेशन होगी, उसको निकालने की क्या सूरत होगी, इसकी डिटेल इसमें मौजूद है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता इसमें, लेकिन आपको आपके बताने के लिए इतना इसमें मैंने चंद चीजें शेयर की हैं कि ये चंद चीजें अगर हम इस्तेमाल करते हैं स्ट्रॉबेल होम्स को, तो ये एक बड़ा ही वायबल सोल्यूशन है। इसका दूसरा सोल्यूशन ये होता है कि आप स्टायरोफोम यूज करते हैं। तो स्टायरोफोम के पैनल जो है, इसके ऊपर भी ये एक सीमेंट मिलता है जिसको वो स्प्रे कर देते हैं, और उस सीमेंट के स्प्रे करने से ऐसे घर जो हैं वो एक दिन में भी बन जाते हैं। तो स्ट्रॉबेल जो स्टायरोफोम को आप किसी छुरी से काट के उसका घर बना सकते हैं, मोटी मोटी शीट्स लगा सकते हैं, और उसकी जो आग या रेजिस्टेंस वैल्यू इतनी ज्यादा होती है कि उसमें सर्दी गर्मी का कोई इफेक्ट नहीं होता। और उसके उसके साथ आप इसको मजबूती के लिए आप उसके साथ जाली लगा के और उसको सीमेंट कर सकते हैं। ये उसका दूसरा सोल्यूशन इसका है। और जो कंपनियां इसके सप्लाई करती हैं इस तरह के शेल्टर होम्स, वो डोम शेप में इसको भी बनाती हैं। उसके पैनल होते हैं डोम शेप के, वो जैसे फुटबॉल होता है इसके डोम शेप का, इस तरह डोम शेप में वो इसको लेके पैनल को आपस में जोड़ लेते हैं और फौरी तौर पर एक कॉलोनी खड़ी कर देते हैं शेल्टर के लिए। पोर्टेबल इस तरह के सोल्यूशन भी मौजूद हैं। लेकिन इंपोर्ट करने की बजाय मैं जाती तौर पर यह समझता हूं कि चूंकि पाकिस्तान में रॉ मटेरियल इसका मौजूद है, इसलिए ज़्यादा बेहतर होगा कि हम मुकामी चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं जिनका खर्चा ना होने के बराबर है। इस तरीके से ये लोकली हमारी जो रिहेबिलिटेशन का काम है, हाउसिंग का काम है, ये कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जो काम है इस सिलसिले में हम आइंदा वीडियो में बात करेंगे कि उनको क्या क्या और किस किस चीज़ों की ज़रूरत होगी। ओवर टू यू बशारत साहब। जी, बहुत शुक्रिया गाजी साहब, बहुत अच्छी आज आपने बातें बताई हैं, और स्पेशली जो है ये जो स्ट्रॉबेल होम्स के बारे में आपने बताया है, वाकई ये बहुत कम खर्च हैं। इनका रॉ मटेरियल तमाम गांवों में, छोटे टाउन्स में अवेलेबल होता है। इवन के मैं कहूँगा कि शहरों में भी इस तरह के घर बनाने चाहिए। आपको शायद इल्म हो कि ये पिछले 4 साल में, जब से ये इमरान खान साहब की हुकूमत आई थी, और पिछले 4 महीने में जो ये अभी पीडीएम की हुकूमत आई है, पाकिस्तान में महंगाई तो इमरान खान साहब की हुकूमत में तकरीबन कोई 400% की गई थी। इनकी हुकूमत आने से 500% उसके ऊपर और कर दी गई है। तो 900% महंगाई हो चुकी है 2018 के मुकाबले में। और कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी इसी तरह बहुत महंगा हुआ है, जो कि सीमेंट की एक बोरी है वो 1200 रुपये की मिल रही है। आप यकीन नहीं करेंगे, 1200 रुपये की एक बोरी। और जो 96-90 हज़ार रुपये का टन था स्टील, वो 2 लाख से ऊपर चला गया है। 2,10,000 पे भी बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। और ये भी मैं आपको 3 महीने पहले की जो है रेट्स बता रहा हूँ, अब पता नहीं कहाँ पर पहुंच चुका होगा। तो मकान बनाना एक शरीफ आदमी के लिए जिसकी हलाल की कमाई हो, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका है इस ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान में, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में। क्योंकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस वक्त जितने भी सियासतदान हैं, वो मैं समझता हूँ, ये मेरी राय है, आप इससे शायद अग्री ना करें, कि वो सिर्फ जो है अमीर को अमीर तर बनाने के लिए काम कर रहे हैं, और गरीब गरीब तर हुआ जा रहा है, और मिडिल क्लास को बिल्कुल क्रश कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। जो पढ़ी लिखी मिडिल क्लास है, जो बैचलर्स मास्टर्स डिग्रीज होल्डर्स हैं, पीएचडी डिग्री होल्डर्स हैं, उनको हर तरीके से क्रश कर दिया गया है। ना उनके लिए कोई जॉब्स हैं, ना उनके लिए कोई और मौके हैं। और हर चीज़ को, इवन के जो खाने पीने की अशिया हैं, वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा महंगी कर दी गई हैं। लोग ये मिसाल देंगे आप जैसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं कि वहाँ भी बहुत महंगाई हुई है, लेकिन वहाँ पर जो 1 घंटे में कमाता है एक इंसान, एक आम मजदूर, वो यहाँ पर एक उसको जो है 1 हफ्ते में उतनी कमाई नहीं होती। तो अब बात यह है कि वहाँ पर और यहाँ पर बहुत फ़र्क है। यहाँ के लोग स्पेशली जो गरीब है वो तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, वो खैरात ज़कात पर आ गया है। मिडिल क्लास को बिल्कुल क्रश कर दिया गया है, उसमें कुव्वत खरीद खत्म कर दी गई है। कैन यू बिलीव के पाकिस्तान में अंडे जो है 230 रुपए दर्जन मिल रहे हैं। मुर्गी का गोश्त जो है वो 550 रुपए से 600 रुपए हो चुका है। इस तरीके से बकरे का गोश्त जो है वो इस्लामाबाद जैसे शहर में 1800 से 2200 रुपए किलो बिक रहा है। और बाकी चीजें, रोटी, एक आम नान 20 रुपए का कर दिया गया है। एक वो नान के ऊपर थोड़े से तेल लगाकर उसको 25 रुपए का बेच रहे हैं। तो गरीब आदमी को तो बिल्कुल रोटी और नान से भी जो है वो दूर कर दिया गया है। वो नहीं अफोर्ड कर सकता, ना उसके लिए कोई मजदूरी है ना कुछ है। ऐसे में क्योंकि कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी बहुत महंगा हुआ है, तो आपका ये जो आइडिया है, जो आपकी तजवीज़ है,
इस तरह के घर बनाने की जिसमें कि ये मटेरियल इस्तेमाल हो जो कि लोकली इंडिजिनसली अवेलेबल है, सस्ता है, और इसको जो है आम मिस्त्री भी बना सकते हैं, इवन के कारपेंटर बना सकता है। और उसमें जिस तरह आपने दिखाया कि स्टील जो है रॉड्स के जरिए रीइंफोर्समेंट उसकी की गई है, नीचे का हिस्सा उसका कंक्रीट कर दिया जाता है, और इसके ऊपर सीमेंट का स्प्रे भी किया जा सकता है, उसके ऊपर मोड़ जाली लगाकर, जिसे चिकन मैश कहते हैं, वो आम अवेलेबल होती है, हर आपको हार्डवेयर शॉप से मिल जाती है। वो उसके गिर्द लपेट कर उसके ऊपर सीमेंट का स्प्रे किया जा सकता है। स्प्रे मशीन अगर वैसे तो पुराने जमाने में अवेलेबल होती थी, हाथ से चलाने वाली भी होती थी, जिससे कि ये स्प्रे किया जाता था, जिसे ट्रैवल मार्बल कहते हैं, वो हम कराते थे बिल्डिंग्स के बाहर। लेकिन अब अगर वो चीज़ नहीं है तो आप उस पर प्लस्तर भी कर सकते हैं, मोटा मोटा प्लस्तर उस पे किसी भी एक छः का एक हिस्सा सीमेंट, छः से रेत के, वो प्लास्टर आप कर सकते हैं, करवा सकते हैं मिस्त्री से। तो एक मिस्त्री और एक कारपेंटर मिलकर आपको ये घर ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ते में खड़ा करके दे सकते हैं। इवन के शहरों में ऐसे घर बनने चाहिए, और उनको उसकी जो अप्रूवल है उसके डिज़ाइन की और उसके स्ट्रक्चर की, वो अप्रूवल ज़रूर ले लीजिएगा किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर से, और उसके बाद उसको कंस्ट्रक्ट कराएं। और अगर इसमें ऐसे लोग सामने आए, ऐसे इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट सामने आए जो कि जिनके दिल में खुदा तरसी हो और गरीब आदमी के लिए वो ये जो डिज़ाइंस हैं ये फ्री बना कर दें और उनको सुपरवाइज भी कर दें, थोड़े बहुत पैसे ले लें, लेकिन यह है कि उनकी सुपरविजन में अगर ऐसे घर बने, और चंद घर वो जब बना देंगे तो मिस्त्री और जो कारपेंटर्स हैं वो ट्रेन हो जाएंगे, उसके बाद वो सारे खुद बना सकते हैं। सिर्फ उसकी यह है कि जब छत पड़ रही हो उस वक्त उसकी जो है इंस्पेक्शन कर ली जाए और देख लिया जाए कि स्ट्रक्चर उसका मजबूत है, इस काबिल है कि लोग उसमें रह सकें, और वो हल्के से जल्जले में या तूफान में, आंधी में वो गिरेगा तो नहीं, क्योंकि इंसानी जानों को खतरा होता है। तो उसके स्ट्रक्चर की अप्रूवल लेके कि सही है, सेफ है, फिर उन घरों में रहा जा सकता है। तो बहुत अच्छी तजावीज़ आपने दी आपको है, बहुत उम्मीद है। ज्यादा सस्ता तरीका मैं बता देता हूँ सीमेंट बनाने का, क्योंकि सीमेंट की प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं। तो आप पुरानी टेक्नोलॉजी पे आ जाइए, जैसे कि वो मुगलिया सल्तनत में जो उन्होंने बिल्डिंग्स बनाई थी, उस वक्त कौन सा सीमेंट मिलता था? तो उसमें बड़ा सिंपल सा काम था, वो चूना लेते थे। जी, चूना और चूना सुर्खी। ले चूना लेते थे और चूने के साथ मिक्स किया जाता था स्ट्रॉ बेल को। जी, चूने के साथ एक चीज होती है जिसे कहते खैर, हैं सुर्खी, अब ये जो ईंटें होती हैं, वो चूने के सुर्खी साथ मैं ईंटों अब को आप मिक्स करते हैं ना, तो वही वो सीमेंट बन जाता है। वही आप उसकी जगह रेत भी ले सकते हैं, चूना और रेत भी ले सकते हैं, और चूना और ईंट का चूरा भी ले सकते हैं, ईंट जैसे का आपने चूरा, जी, ईंट का चूरा जमाया। को सुर्खी कहते हैं, जी हाँ। वो दो चीजें मिला के उसको, और अगर उसके साथ मिक्स किया जाता है फाइबर के लिए, उसमें स्ट्रॉ बेल इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत फाइन किया जाता है उसको, पहले उसको पल्वराइज किया जाता है ताकि फाइबर छोटा हो जाए। इसको जब मिक्स करते हैं तो ये, इसका सबसे बड़ा एक और फायदा भी, सस्ता होने के अलावा इसका सबसे बड़ा और फायदा ये है कि हवा से कार्बन डाइऑक्साइड ये खींचता है, एब्जॉर्ब करता है, और स्टोन बन जाता है। और जूं जूं वक्त गुजरता जाता है, जूं जूं साल गुजरते, सदियां गुजरती हैं, ये और स्ट्रांग से स्ट्रांग होता चला जाता है। चुनाचे इसकी बिल्डिंग 500-500 साल तक खराब नहीं होती। तो ये एक सस्ता तरीन तरीका है जो इसको इस्तेमाल करने का, कि अगर आपने सीमेंट महंगा है तो भाई आप इसको पुरानी टेक्नोलॉजी पे आ जाइए, वो तो आपकी लोकल टेक्नोलॉजी थी, ये तो बाहर से आपकी इसमें इम्पोर्टेड इसमें गाय टेक्नोलॉजी। साहब मैं बताऊं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि इसकी मिक्सिंग जो है वो बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, की जाती है। जब मुगल बादशाहों ने ये बिल्डिंग्स बनाई हैं बड़ी बड़ी, तो उसमें उस वक्त मिक्सिंग के लिए वो लोग बिठा देते थे, सैकड़ों लोग, जिनको प्याले देकर, और उसमें वो सारा दिन वो मिक्स करते रहते थे। जितना ज्यादा आप मिक्स करेंगे उसको, उतना वो मजबूती उसमें आती है। तो आजकल के जमाने में तो मशीनें निकल आई हैं, मिक्सर्स हैं, जो कि आप उसको सोलर से चला सकते हैं, उन मिक्सर्स को आप बिजली ना खर्च करें, और वो जो है बेहतरीन मिक्स करके, और जिस तरह आपने बताया है कि स्ट्रॉस के साथ मिक्स करें। गाँव के जितने घर बनते हैं, गाँव में आपने देखे होंगे, उसमें मिट्टी के साथ स्ट्रॉ मिक्स मिक्स किया होता है, और वो मिक्स इसमें करके। थोड़ी सी आपकी मैं वजाहत ये कर दूं कि मैंने एक इसका कुछ लिटरेचर मंगवाया था, काफी साल पहले की बात है, स्ट्रॉ बेल्स होम के बारे में। जब मेरा इंटरेस्ट बना तो मैंने काफी इसके मतलब मैंने रिसर्च की थी। ये करते हैं कि एक आम ड्रम लेते हैं, 55 गैलन का आम ड्रम, उसके अंदर वो एक पंखा सा जो होता है वो लगा देते हैं, नीचे ब्लेड,
और उसके अंदर स्ट्रॉ बेल डाल के ऊपर ढकना दे के फेर देते हैं 2-4 दफा, तो वो बिल्कुल फाइन पाउडर उसका बन जाता है। पाउडर नहीं होता, फाइबर अलग अलग हो जाता है और बहुत बारीक हो जाता है। उसी में फिर वो मिक्स कर देते हैं चूना, और उसके साथ वो रेत, या जो उसको आप वो ईंट का चूरा कहते हैं, तो सीमेंट उनका तैयार होता है। लेकिन ये सीमेंट इस तरह इस्तेमाल होता है कि ये बहुत पतला नहीं होता, ये काफी गाढ़ा रखते हैं। और जब इसको अप्लाई किया जाता है तो ये तकरीबन पेस्ट की शक्ल में होता है। तो उसको अप्लाई करते हैं, और फिर वंस ये ड्राई हो जाता है, इसकी ड्राइंग टाइम ज्यादा होता है, तकरीबन 7-8 दिन लगते हैं इसको ड्राई होते हुए। ये फौरी तौर पर सेट नहीं होता, लेकिन जितनी देर से सेट होता है उसकी लाइफ उतनी ज्यादा लंबी होती है। तो ये एक सस्ता तरीन और आसान तरीन तरीका जो है, आपने सही फरमाया कि पहले वो काफी मुलाजमों को घोटने के लिए देते होंगे, इसको बारीक करने के लिए। लेकिन हम अब आज हमारे पास सारी फैसिलिटीज मौजूद हैं, वो काम मिनटों में हो जाता है, मिनटों में, घंटों में भी नहीं। तो ये काम आसानी से हो सकता है, और लोग अपने खुद से सीमेंट तैयार करके पक्के और शानदार घर बना सकते हैं, और हर डिजाइन के बना सकते हैं। बस जी गाजी साहब, आप जैसे लोग चाहिए जो कि आके हमारी हेल्प करें। हम सिविल इंजीनियर जो हैं, बस वो सिर्फ ये जो नई टेक्नोलॉजी इस पर ही रह गए हैं। लेकिन अब मसला ये हुआ है कि हमारा ये जो हुनर है सिविल इंजीनियरिंग का, इसको ये जो ताजर हजरात हैं, इन्होंने मटेरियल हमारा इतना महंगा कर दिया है कि अब हमसे लोग घर नहीं बनवाते। यकीन करें कि एक कनाल का घर, जो कि मेरे ख्याल से एक कनाल एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए एक फैमिली के लिए। एक कनाल का जो घर है, कनाल भी छोटे हो गए हैं, पहले 600 गज का होता था, 500 गज का होता है इस्लामाबाद में और इससे मुल्का जो कॉलोनीज हैं। एक कनाल के घर पे आपको 2.5 से 3 करोड़ रुपए की लागत आती है। मुझे बताएं कि कौन सा आदमी या औरत जिसके पास हलाल की कमाई आती है, वो इतना अफोर्ड कर सकता है? तो ये जो पिछली 2 हुकूमतें आई हैं और उससे पिछली जो हुकूमतें आई हैं 2008 के बाद से, इस मुल्क को के गरीब को गरीब तर कर दिया गया है, अमीर को अमीर तर कर दिया गया है। जो कारखानेदार हैं वो जो है खरबों में चले गए हैं, उनकी दौलत में 10-10 गुना इजाफा हो गया है। जो बड़े जमींदार हैं उनकी दौलत में बहुत इजाफा हो गया है। मैं आपको बताऊं कि जो जिस दिन ये मुशर्रफ साहब गए हैं 2008 में, तो जो गंदम का खरीद रेट है वो था 450 रुपए मन, ठीक है जी। ये बढ़ा के जैसे पीपल्स पार्टी की उसके बाद हुकूमत आई, इसने 900 रुपए कर दिया, डबल कर दिया। उसके बाद ये आई, फिर नून लीग की हुकूमत आई 2013 में, इन्होंने 1300-1350 रुपए बंद कर दिया। और माशाल्लाह इमरान खान साहब आए, इन्होंने 2200 रुपए पर ले गए। और अब ये जो आए हैं अभी पता नहीं किधर ले जाएंगे। तो जो 2 रुपए की रोटी या नान मिलता था जिससे मुशर्रफ साहब गए हैं, वो जब ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो 4-5 रुपए का हो गया। फिर उसके बाद नवाज शरीफ की हुकूमत आई 2013 में, वो 7-8 रुपए का हो गया। और इमरान खान की हुकूमत आई तो 15 से 18 का हो गया। और इनकी हुकूमत आई है तो 20 से 25 रुपए का मिल रहा है। असल में माशाल्लाह बहुत बात तरक्की कुछ पाकिस्तान इस कर तरह रहा है। से है डॉक्टर साहब, पाकिस्तान बात इस यह है मामले कि में बहुत तरक्की कर रहा है। अल्लाह ह- ताला इनको हर हिदायत दे। हर बात में हम हुकूमत को जिम्मेदार करार देते हैं। यहाँ दरअसल बात यह, हुकूमत इसकी जिम्मेदार नहीं होती, लोग इसके जिम्मेदार होते हैं। लोग इसको गवर्न करते हैं, लोग प्राइसेस सेट करते हैं। दूसरे मुल्कों नहीं, में भी यही मैं होता है यहाँ कि थोड़ी सी आपको करेक्शन कर दूं कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये हुकूमत की ये जो खरीद प्राइस है गंदम की, उसकी है। ये लोग नहीं मुकर्रर करते, ये हुकूमत मुकर्रर करती है। और इसकी वजह से ये सारी जो है ना महंगाई होती है, क्योंकि ये प्राइसेस हुकूमत सेट करती है। इसी तरीके से जो एनर्जी की प्राइसेस है हुकूमत सेट करती है। ये डिसाइड हुकूमत करती है कि हमने बिजली जो है सूरज से बनानी है, पानी से बनानी है, हवा से बनानी है, बायोमास से बनानी है, या हमने इंपोर्टेड तेल से बनानी है, इंपोर्टेड एलएनजी से बनानी है, या इंपोर्टेड कोयले से बनानी है। ये डिसीजन आम आदमी का नहीं होता, ये हुकूमत का होता है, अनफॉर्चुनेटली। तो इसमें हम हुकूमत को बरी जुबान नहीं कह सकते। ये जो गंदम की कीमत खरीद है ये हुकूमत सेट करती है, और इसी की वजह से ये सारी महंगाई हुई है। आई एम सॉरी जी, ये हमारा टाइम ये इस पे डिबेटेबल खत्म हो इशू रहा है। है, डिबेटेबल इशू है, इस पे बाद में बात करेंगे, जा क्योंकि मुझे इस पे इससे हम पूरा वीलॉग कर सकते हैं। आपकी जी बात मैं बिल्कुल। समझ रहा हूँ जो आप कर रहे हैं। इस पे आपने हमारी 2 वीडियोस भी बनाई हैं हमारे साथ, जिसमें आपने बताया है कि अगर लोग अपने घरों में सब्जियां लगाएं तो उनको ज़रूरत ही नहीं है कि वो बाज़ारों से खरीदें। तो इस बारे में मेरा ख्याल है कि हम एक वीलॉग और करते हैं। मैंने कुछ मालूमात भी ली हैं आपकी वीडियोस के बाद। जो इस्लामाबाद में इससे पिछले डीसी थे, बहुत तेज अच्छे आदमी थे। अब वाले जो हैं ये भी हो सकता है बहुत अच्छे हों, इनकी अभी कारकर्दगी हमने देखी नहीं है। लेकिन जो पिछले वाले थे, हमजा शफकात उनका नाम था, उनसे मेरी ज़ाती मुलाकात भी थी। उन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस ये कराया था कि बाकायदा
बने हुए छोटे छोटे ये जो होते हैं ना क्रेट, प्लास्टिक के छोटे छोटे क्रेट्स, इनके अंदर लगा के बाकायदा पनीरी, और वो जो है मुख्तलिफ प्राइवेट सेक्टर के इदारों के जरिए वो लोगों को बेच रहे थे कि अपने घरों में बनी बनाई वो क्रेट्स में थी, जिसमें कि जो मिक्स होता है सॉइल का वो भी सारा डाला हुआ, खाद वाद डाली हुई, उसको सिर्फ आप अपने घर में रख दें, उसमें तोरी का ले लें आप, दूसरी सब्जियों का ले लें, टमाटरों का, ये वो पौधे लगे हुए सब कुछ, उनको सिर्फ आपने रखना था। चाहे आपके पास अगर बहुत छोटा घर है तो उसको घर की छत पे रख दें, और अगर आपके लॉन में जगह है तो वहां पे आप लगा दें, और फिर आप अपने घर की सब्जियां खुद पैदा कर सकते हैं। तो वो एक हुकूमत की तरफ से भी एक अच्छा इनिशिएटिव है, प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके। वो बात मैं आपकी समझ रहा हूँ कि लोगों को भी करना चाहिए, उनको भी आगे आना चाहिए, सिर्फ हुकूमत पे नहीं डिपेंड करते रहना चाहिए। लेकिन यह है कि ये जो बड़ी चीज़ें हैं, जैसे कि गंदम की प्राइस है, जैसे कि खाद की प्राइस, अब किसान ये रोता है कि हमें जो है खाद बहुत महंगी मिलती है, हमें बिजली बहुत महंगी मिलती है अपने जो है ट्यूबवेल चलाने के लिए, हमें डीजल बहुत महंगा मिलता है, हमें जो है बीज बहुत महंगा मिलता है, तो हम क्या करें। तो ये सारी चीज़ें हुकूमत के कंट्रोल में होती हैं, हुकूमत इनको सब्सिडाइज भी अगले करती है। वीलॉग में हम जो है खाद के बारे में बात करेंगे, और मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आप घर में हर किसान अपने लिए खुद अपनी खाद तैयार कर सकता है, और 48 घंटे के अंदर खाद उसकी तैयार हो जाएगी। उसकी अपनी खाद फैक्ट्री होगी। ये आपको अगले वीलॉग में हम जी, इसको डिस्कस जैसे आप कंपोस्ट की बात कर रहे होंगे, कंपोस्टिंग जो होती है। कंपोस्ट का एक कंपोस्ट भी है, लेकिन कंपोस्ट स्प्रे है, इसको हम अच्छा, अर्थ टी कहते हैं, उसकी बात हम करेंगे कि हर आदमी अपने घर में बना सकता है। उसमें माइक्रोब्स को हम जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं मैनी बिलियन टाइम्स। वो मेरे कई कई पास एक एक जापानीज आए थे, दो लोग, उन्होंने इस तरह की, जैसे आप बता रहे हैं, एक चीज इंट्रोड्यूस कराई थी पाकिस्तान में। वो मेरे पास आकर उन्होंने उसकी प्रेजेंटेशन दी थी। वो इस तरह की कोई लिक्विड जो है खाद थी, जिस, एरिजोना यूनिवर्सिटी के ने इसमें रिसर्च की है। उसकी जो मशीन है वो भी मैं आपको प्रेजेंट करूंगा। चलिए इस पे उसको एक प्रोग्राम इसके रखते हैं वीलॉग अलग इंशाल्लाह। करेंगे कि हर आदमी अपने खाद, जो हर किसान जो है वो अपनी खाद अपने घर में 24 से 48 घंटे में बना ले। ये तो बहुत अच्छा है जी, मैंने इस्लामाबाद में ये चीज़ इंट्रोड्यूस कराई थी, और यहाँ पर जो है बल्कि टनों के हिसाब से पैदा हो रही है। इस्लामाबाद के जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, इन पर पैदा हो रही है। मैं आपको उस पर भी साथ बात करूंगा इंशाल्लाह अगली वीडियो में। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब गाजी खान शुक्रिया। साहब, आज आपसे बहुत ही जो है फ्रूटफुल गुफ्तगू हुई, और इंशाल्लाह अगली वीडियोस में हम, जैसे आज आपने कहा, एक पर हम खाद पर बात करेंगे, किसी पर हम ये जो हाइब्रिड बीज होते हैं इन पर बात करेंगे कि कितने सेफ हैं या नहीं है, जो ये जीएम होते हैं। जीएमओ। और ठीक है। उसके बाद जो इस तरह की और टेक्नोलॉजीज हैं, जिसमें कि सस्ती खाद कैसे दी जा सकती है, सस्ते बीज कैसे दिए जा सकते हैं, सस्ता डीजल का क्या अल्टरनेटिव है जो कि किसान इस्तेमाल कर सकते हैं, बिजली का क्या अल्टरनेटिव है उनके ट्यूबवेल चलाने के लिए। तो इसमें जिसमें उनके ज़्यादा खर्चे आते हैं, वो उन खर्चों को कैसे कम करके आवाम को सस्ती जो है वो ड्राफ्ट दे सकते हैं, इस पर हम इंशाल्लाह अगली वीडियो से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।